जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज आज मैं एक न्यू लेक्चर लेके आया हूँ आप लोग का, जिसमें मैं आप लोग के साथ जितने भी हमारे पास फील्ड टेस्ट या फिर जो लैब टेस्ट होते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये जो रहने वाले हैं वो बिल्डिंग मटेरियल के रहने वाले हैं, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट रहता है बिल्डिंग मटेरियल, उसके टेस्ट रहने वाले हैं, राइट। तो जितने भी टेस्ट हैं वो सब के सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या है कि कहीं पे भी मैंने देखा है कि एक साथ जितने भी हमारे टेस्ट परफॉर्म होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट वाइज, वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। स्टोन हो, ब्रिक्स हो, या फिर सीमेंट हो, या टिम्बर हो, या फिर हम लोग बात करें बाकी के जितने भी हमारे पास मटेरियल है, तो सभी के जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वो सारे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास निकल करके टेस्ट ऑफ स्टोन, या हम बोल सकते हैं टेस्ट ऑन स्टोन। तो जितने भी हमारे पास ड्यूरेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं हमारे स्टोन पे, सबकी हम लोग बात करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले आता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट से पहला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, किस आईएस कोड के अंदर मेंशन है ये। तो आईएस कोड है हमारे पास 1156। इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट जो है वो इन्वॉल्व है। अभी किसके बारे में बताता है, तो ये एक हमारे पास ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है स्टोन का, इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो यही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट कैसा टेस्ट है, तो एक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है। अब देखो ये 2 बार आप लोग का एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। दूसरा टेस्ट हमारे पास निकल के आता है आप लोग का स्मिथ टेस्ट। अगर हम लोग स्मिथ टेस्ट की बात करें तो ये भी हमारे पास एक स्टोन का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर इनसाइड द स्टोन। यानी कि स्टोन के अंदर जो हमारे पास सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनकी प्रेजेंस को पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अपना स्मिथ टेस्ट का। अब ऐसा क्यों करते हैं सर, क्योंकि सोल्यूबल ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं हमारे पास, ये आप लोग के एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, ठीक है। अब हम क्या मानते हैं कि अगर हमारी एक गुड क्वालिटी की स्टोन है, तो गुड क्वालिटी की स्टोन कभी भी जो है वो 0.8% से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो हम लोग पहले ही अपना टेस्ट कर लेते हैं कि स्टोन के अंदर हमारे पास जो है वो सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट तो नहीं है, राइट। ये हम लोग कर लेते हैं। अगला और तीसरा आता है हमारे पास नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, जो है हमारे पास एसिड टेस्ट। अगर हम लोग एसिड टेस्ट की बात करें तो किस लिए करते हैं, तो टू चेक वेदर रेजिस्टेंस, जो हमारे पास स्टोन है वो वेदर रेजिस्टेंस है या नहीं, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइम स्टोन, और साथ में हम लोग इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि हम लोग वेदर रेजिस्टेंस के लिए स्टोन पे कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो एसिड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें हम लोग किसकी अमाउंट को चेक करते हैं, तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है सर, CaCO3, इसकी प्रेजेंस को हम लोग चेक करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये फ्रेम होगा। और लास्ट आता है हमारे पास ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में, जो कि है फोर्थ, ब्रेडेड टेस्ट। तो ब्रेडेड टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमारा किस लिए करा जाता है, फ्रस्ट एक्शन चेक करने के लिए, फ्रस्ट रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। फॉर फ्रस्ट रेजिस्टेंस द लॉस इन वेट इंडिकेट द प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट। यानी कि इसमें हम लोग मेनली अपना देखते हैं कि जो फ्रस्ट रेजिस्टेंस है हमारा, वो स्टोन कितना जो है वो रजिस्ट कर पा रही है, जो फ्रस्ट एक्शन होता है। फ्रस्ट एंड थ्रोइंग आप लोगों ने देखा होगा, अगर मान लो स्टोन आप लोग की जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, मान लो कहीं पे टेम्परेचर हमारा ड्रॉप होता है, तो टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद क्या है कि स्टोन के अंदर जो वाटर आप लोग का है वो आप लोग का फ्रीज होगा। और हमको पता है कि वाटर का फ्रीज होने के बाद क्या है कि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता है, तो वो हमारा उसकी वजह से क्या आएगा, स्टोन में क्रैक्स आ सकती हैं। तो उस सब से हमें देखने के लिए कि कितना हमारे पास फ्रस्ट रेजिस्टेंस है एक स्टोन का, वो हम लोग अपना ब्राड टेस्ट में अपना चेक करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रैशिंग टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्रैशिंग टेस्ट की बात करते हैं। वहाँ पे हमने कौन से टेस्ट की बात करी थी, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा मेंशन है, आईएस कोड है हमारे पास 1121 और पार्ट 1, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बात करें अपना ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट की, तो वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है IS 1121 का जो पार्ट सेकंड है, उसमें हमारे पास जो मेंशन है वो ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ का मेंशन है, ठीक है। तो आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन अभी देखने को मिला है वो आपका देखने को मिला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ को लेके कोई क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिला, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें
तो फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज लेस देन शुड नॉट लेस देन 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और कह सकते हैं कि 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही डायरेक्ट जो आप लोग को वो एसएससी जेई में भी पूछा गया है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। जब आप एसएससी जेई के पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग ये लेके चलते हैं कि जो गुड क्वालिटी की स्टोन है उसकी जो स्ट्रेंथ है हमारी वो शुड नॉट लेस देन 100 मेगा पास्कल, 100 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए, या हम बोलें शुड नॉट लेस देन 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर, या फिर हम इसको बोलें शुड नॉट लेस देन 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भी ऑप्शन में दे, मेगा पास्कल में दे, न्यूटन पर एम स्क्वायर में दे, या किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपको अपना आंसर चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करें, बस इसका यही ध्यान रखना है कि इसी कोड के जो है सेकंड पार्ट में आप लोग का आता है, ठीक है। एक और चीज़ याद रख सकते हो यहाँ से, कुछ इस तरीके की ये मैकेनिज्म होती है, ठीक है, देख सकते हो नीचे आप लोग की मशीन होती है, या आप लोग का स्टोन का स्पेसिमेन होता है जिसकी हमको जो है अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को टेस्ट करना होता है। बात करें तो आपसे ये साइज़ पूछा जा सकता है कि अगर स्टोन की हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करते हैं तो उसके लिए जो सैंपल का साइज़ रहता है वो क्या रहता है, तो वो आप बता सकते हो 40x40x40, ठीक है। ये एमएम में हमारे पास जो है वो साइज़ रहता है, राइट। इतना आप लोग, इससे ज़्यादा तो और कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। चलो अगले और आते हैं हमारे पास इसी स्ट्रेंथ टेस्ट में। तीसरा आता है हमारे पास टेंसाइल, और फोर्थ आता है हमारे पास शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बताया, अगला जो है आप लोग के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है ये हमारे पास पार्ट 3 के अंदर आता है, और इससे हम लोग स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है अपनी वो कैलकुलेट करते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है हमारे पास 2W डिवाइडेड बाई SDL, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है वो ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली में गलत है, ठीक है। यहाँ एस नहीं होता, पाई डी एल होता है। इस फॉर्मूले, इसका जो करेक्ट फॉर्मूला आप करेक्ट कर लीजिएगा, 2W डिवाइडेड बाई पाई डी एल, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका होता है, इसमें जो एस यहाँ पे मेंशन है ये गलत है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे शियर स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें हम लोग, तो इसके लिए IS कोड हमारे पास है कौन सा 1121, और इसी का पार्ट 4, ठीक है। तो इसी का जो पार्ट 4 है वो हमें बताता है शियर स्ट्रेंथ के बारे में, किसकी, स्टोन की। तो ये क्या बोलता है हमको, ये बोलता है कैरिड आउट इन जॉनसन सीयर टूल और ड्यूटन पंचिंग सीयर। तो सबसे पहले किस इक्विपमेंट की हेल्प से करा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा सर, जॉनसन सीयर टूल की हेल्प से करा जाता है, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको अपना डंटन पंचिंग सीयर जो है हमारा, इसकी हेल्प से करा जाता है। 3 टेस्ट पीसीज आर यूज्ड ऑफ सैचुरेटेड एंड ड्राई कंडीशन। इसमें हम लोग कितने सैंपल का यूज करते हैं अपना, तो 3 सैंपल हम लोग लेते हैं, वो आपके सैचुरेटेड हो सकते हैं एंड ड्राई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ कर चलिएगा। तो सैचुरेटेड और ड्राई जो है हम लोग अपना वो 3 पीस जो हैं वो इसमें यूज करते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारे पास हार्डनेस स्केल। जो हम स्टोन की अपनी हार्डनेस को चेक करते हैं, तो स्टोन की हार्डनेस को चेक करने के लिए हम लोग जो रिजल्ट आता है हमारे पास निकल करके, उसको हम मो स्केल पे अपना रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मो स्केल क्या आप लोग के पास एक हार्डनेस को रिप्रेजेंट करने की स्केल है। एक तरफ आप लोग के मिनरल दिए, ये आप लोग के स्टोन के मिनरल हैं, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टोन मिनरल हैं, ठीक है। और एक तरफ इनकी हार्डनेस दी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम टाक। टाक की बात करें तो इसकी हार्डनेस कितनी होती है 1। जिप्सम की बात करें तो आपको मैंने ट्रिक से भी याद करा रखा है, देखो इसमें ये L जो है 1 की तरह दिख रहा है, तो इससे रिलेट कर लेते हैं। सम करने के लिए मिनिमम कितने यूनिट की ज़रूरत पड़ती, 2। कैलकाइट, कैलकाइट में सी का कोड कितना होता है 3, तो इसकी हार्डनेस कितनी होती है 3। फ्लोराइट, फ्लोराइट में FOUR 4, तो देखो इसका कितना होता है हार्डनेस, मो स्केल पे कितना होता है 4। एपेटाइट की बात करें तो इसका कितना होता है 5, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑर्थो स्केल की बात करें तो ऑर्थो में आप लोगों का कितना होता है, ऑर्थोक्लेस स्केल नहीं, सॉरी, ऑर्थोक्लेस की बात करें तो इसका कितना होता है 6। क्वाड्स की मैंने बताया, क्वाड्स में जेड आ रहा है, जेड को आप इस तरीके से कर दो तो ये आप लोग हो गया 7। टोपेज में मैंने आप लोग को बताया था O है और ये P है, तो O और P को एक साथ लिख दो तो ये देखो किसकी तरह दिख रहा है, 8 की तरह, ठीक है। हम लोग बात करें ये आपका सेफायर जो है, सेफायर ही इसको प्रोनाउंस करेंगे, तो इसका कितना होता है 9, और डायमंड का कितना होता है 10। तो सबसे ज़्यादा जो होता है मैक्सिमम वो डायमंड का होता है, तो डायमंड आप लोग का मोस्ट हार्डेस्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रिक्स की, ठीक है। तो टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स की बात करते हैं। अभी हमने किसके टेस्ट की बात करी थी, स्टोन के। अब हमारे पास किसके टेस्ट निकल के आते हैं, ब्रिक्स के, ठीक है। तो ब्रिक्स के टेस्ट करने से पहले एक बार इसके कंस्टिट्यूएंट्स देख लो कि ब्रिक्स के क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी याद कराया हुआ सलीम करके,
ठीक है, सलीम करके मैंने आप लोगों को याद कराया हुआ। S4 क्या होता है सर? सिलिका। A4 क्या होता है सर? एलुमिना। L4 क्या होता है सर? लाइम होता है। I4 क्या होता है सर? आयरन ऑक्साइड होता है। M4 क्या होता है सर? मैग्नीशिया। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें सिलिका, S4 सिलिका, S4 60, तो यानी कि कितना होता है सर? ये 50 से 60% होता है। एलुमिना, एलुमिना F4 एलुमिना, F4 आलू, आलू कितना रहता है सर? 20-30 रुपये किलो रहता है, तो 20 से 30%। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें आयरन ऑक्साइड की, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड ऑफ आयरन, ऑक्साइड ऑफ आयरन ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑफ में एफ आ रहा है, एफ का कोड कितना होता है? 6, यानी कि 5 से 6% जो रहता है वो हमारे पास क्या रहता है? आयरन ऑक्साइड रहता है। लाइम में कितने लेटर हैं सर? 1 2 3 4, 4 लेटर हैं, तो यानी कि 4 से 5% क्या होता है हमारे पास? लाइम होता है। और मैग्नीशिया कितना होता है सर? तो लेस देन 1% हमारे पास मैग्नीशिया होता है। तो ये तो हो गए कंस्टिट्यूएंट्स जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? ब्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेस्टिंग की। ठीक है, तो देखो टेस्टिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, फिर हमारे पास जो है कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट है। अगर हम लोग बात करें अपना 20% बाई वेट, याद रखना, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। बाई वेट, ये जो बात होगी ना, बाई वेट बात होगी। अगर कोई भी ब्रिक अपने वेट का 20% तक वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो हम बोलेंगे फर्स्ट क्वालिटी की ब्रिक है। और कोई भी ब्रिक अगर अपने वेट का 22% तक अगर वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो हम बोलेंगे उसको कि हमारे पास सेकेंड क्लास की ब्रिक है। और अगर सर कोई भी ब्रिक अपने वेट का 25% तक वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो हम बोलेंगे हमारे पास जो है वो थर्ड क्वालिटी की ब्रिक है। तो एब्जॉर्प्शन टेस्ट से हमको ये पता लग जाता है कि कौन सी हमारे पास जो है क्लास की ब्रिक है। ठीक है, इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें सर, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है आप लोग के पास 10 मेगा पास्कल। ठीक है, सेकेंड क्लास की होती है सर 7.5 मेगा पास्कल। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड क्लास की बात करें तो 3.5 मेगा पास्कल। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए कौन सी क्लास ब्रिक्स की। अब देख लो, खुद अंदाज़ा लगा लो कि कितनी कितनी बार जो है चीज़ें आप लोगों से एग्जाम में पूछी गई हैं। राइट, चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डायमेंशन टेस्ट। अब डायमेंशन टेस्ट से रिलेटेड देखो IAS कोड में पूछा जाता है, तो IAS कोड याद रखेंगे 1077 हमारे पास जो है ये वो IAS कोड है जो हमें ब्रिक्स के डायमेंशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिक्स की जो डायमेंशन निकल के आती हैं, एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड साइज आता है निकल के। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, स्टैंडर्ड साइज को ही हम लोग मॉडुलर बोलते हैं, मॉडुलर ब्रिक साइज। ठीक है, तो मॉडुलर ब्रिक साइज बोले या स्टैंडर्ड बोले वो एक ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक और होता है जो हमारे पास होता है नॉमिनल, अगर पूछ ले नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है? जब स्टैंडर्ड या मॉडुलर ब्रिक पे आप मोर्टार को भी कंसीडर कर लेते हो, तो मोर्टार को सर अगर कंसीडर कर लेते हैं तो वो जाता है नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक्स, उसका साइज होता है 20/10/10। ठीक है, ये याद रखिएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, एक और होता है कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक, कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक। ठीक है, उसकी बात करें वो कितना होता है 23/11.4/7.3 सेंटीमीटर, लमसम यही होता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ये हमारे पास होता है अपना कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि डायमेंशन टेस्ट के लिए हम लोग ब्रिक के कितने अपना वो लेते हैं, कितने पीस लेते हैं, तो याद रखना मिनिमम 20 पीस लेते हैं हम लोग। 20 पीस आउट ऑफ द सेलेक्टेड पीसीज आर टेकन एंड लेड फ्लैट। कैसे रखते हैं उनको? फ्लैट एंड चेकड द टॉलरेंस लिमिट, और हम लोग उसकी जो है वो लिमिट या डायमेंशंस को अपना चेक करते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारे पास ई फ्लोरेंसिस टेस्ट। ई फ्लोरेंसिस टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सीमेंट में भी पूछे जाते हैं आप लोग के। तो सबसे पहले IAS कोड सुन लो कौन सा होता है, 3495 पार्ट 3। ठीक है, तो जो हमारे पास IAS कोड है 3495, इसका जो पार्ट 3 है वो हमको बताता है अपना ई फ्लोरेंसिस टेस्ट के बारे में। अच्छा, ई फ्लोरेंसिस क्या होते हैं? ई फ्लोरेंसिस का सिंपल सा मतलब होता है हमारे पास सोल्ट होते हैं, अगर वो सोल्ट हमारे किसी भी सरफेस पे अगर डिपॉजिट हो जाते हैं तो डिपॉजिट होने के बाद क्या है वो वाइट पैचेस बन जाते हैं, वाइट पैचेस। अब ये क्या होते हैं सर? सफ़ेद धब्बे। कई बार आपने देखा होगा जो प्लास्टर्ड सरफेस होती है जिस पर आप लोग सीमेंट से प्लास्टर करते हो, सीमेंट प्लास्टर जो हम लोग करते हैं वॉल पे, तो कहीं कहीं वाइट पैचेस बन जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। तो उस प्रोसेस को ई फ्लोरेंसिस बोलते हैं, क्योंकि जितने भी सॉल्ट होते हैं ना वो सरफेस पर आकर के जमा हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न होता है या तो आपने जो है एक्सपायरी सीमेंट यूज करा हो, या फिर कई बार क्या होता है
कि जो आपने वाटर यूज करा था मिक्सिंग के टाइम पर उसमें सॉल्ट ज़्यादा प्रेजेंट हो, या फिर आपने प्रॉपर तरीके से क्वेरिंग ना की हो। तो ये कुछ रीजंस आप लोग के रहते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ अभी, द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल साल्ट कोज इफ्लोरेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक्स। जो ब्रिक की सरफेस है उस पर आप लोग क्या करके जमा हो जाते हैं। अगला होता है वारपेज टेस्ट। ये कौन से कोड के अंदर है? तो जो 3495 है ना, इसी का जो पार्ट 5 है, ठीक है, सॉरी 4 है, पार्ट 4 है, उसी के अंदर ये हमारे पास है वारपेज टेस्ट। इसमें बात करें हम लोग तो आप लोग की ग्लास सरफेस एंड द मेजरिंग रूल ग्रेजुएटेड इन 0.5 mm डिवीजन और वेज ऑफ स्टील 60 बाई 50 बाई 15 mm सैम्पलिंग कंसिस्टिंग ऑफ 10 ब्रिक्स फ्रॉम अ लोड। तो वारपेज टेस्ट में आप लोगों से बस यही पूछ सकता है कि कितने आप लोग इसमें ब्रिक्स को लेते हो चेक करने के लिए, तो आप लोग उसमें 10 ब्रिक्स लेते हो फ्रॉम अ लोड, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास सीमेंट, ठीक है। हमने सबसे पहले किसकी बात करी सर? स्टोन की। स्टोन के टेस्ट देखे हमने, उसके बाद हमने किसकी बात करी? ब्रिक्स की। ब्रिक्स के टेस्ट देखे हमने। अब हम लोग देखेंगे अपना सीमेंट के, ठीक है। तो सीमेंट के टेस्ट देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सीमेंट, याद रखिएगा। देखो सीमेंट का हम लोग बात करें कंस्टिट्यूएंट्स की, तो आप लोगों को मैंने ट्रिक से ऑलरेडी याद करा रखे हैं, जो हम लोगों का सिविल मास्टरमाइंड कोर्स है, ठीक है। जो सिविल मास्टरमाइंड कोर्स है आप लोग का, इसमें सारी चीज़ें मैंने आप लोग को, जितने भी हमारे फील्ड और लैब टेस्ट भी अब लोग शुरू हो गए हैं, ठीक है, जितने भी फील्ड या फिर जो हमारे पास लैब टेस्ट हैं वो भी सारे के सारे मिल जा रहे हैं आपको, ठीक है। ट्रिक्स आप लोग को इसमें मिल जा रही हैं। जो लेटेस्ट एग्जाम हुए 2500 वन लाइनर आप लोग को इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स और उनके वीडियो लेक्चर, ठीक है, वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, यहाँ से आप जा करके इसको देख सकते हो, आपको बेस्ट लगता है तब, ठीक है। ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, ठीक है भाई। जब सिलेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट का, वो आके बोलेंगे तो खुद ब खुद पता लग जाएगा, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट की बात करें, कंसिस्टेंसी टेस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले आप लोगों से पूछेगा कि किस लिए आप लोग इस टेस्ट को करते हो। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए करते हैं, दूसरा फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए करते हैं सर, और तीसरा इनिशियल, या तो इनिशियल सेटिंग टाइम निकालना, या फाइनल सेटिंग टाइम निकालना, या फिर आपको कंसिस्टेंसी निकालनी। इन सब के लिए हम लोग अपना परफॉर्म करते हैं किसको? कंसिस्टेंसी टेस्ट को। अगला पूछेगा किस एपरेटस का यूज करते हो सर? तो विकेट एपरेटस होता है हमारे पास, विकेट एपरेटस का हम लोग अपना यूज करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे एक मोल्ड होता है, ठीक है। इस मोल्ड का जो साइज़ रहता है, कहीं थोड़ा माइंड से स्किप हो गया, आई थिंक 80 बाई 40 का था, ठीक है। तो देख लेना एक बार, 40 mm जो है वो इसकी हाइट रहती है, ठीक है। हाइट कितनी रहती है? 40 mm। तो जब हम इसके अंदर जो है इस प्लंजर को अपना जो है इस निडल को, प्लंजर को पेनिट्रेट कराते हैं, तो चेक करते हैं कि टॉप से जो हाइट रहनी चाहिए हमारी फ्रॉम टॉप, वो कितनी रहनी चाहिए? 33 to 35 mm। और अगर चेक करें बॉटम से, तो ये रहनी चाहिए 5 to 7 mm, ठीक है। तो अगर आप जोड़ोगे तो देखो कितना बैठ रहा है? 40, और ये भी कितना बैठ रहा है? 40, ठीक है। 33 और 7 कितना हो गया? 40 हो गया। 35 और 5 कितना हो गया? 40 हो गया। तो या तो आप टॉप से चेक करो या बॉटम से चेक करो, कितना होना चाहिए हमारे पास। टॉप से चेक करोगे तो 33 से लेकर के 35 mm तक पेनिट्रेशन होना चाहिए, और नीचे से चेक करो बॉटम से तो 5 to 7 mm का, ठीक है, 5 to 7 mm का पेनिट्रेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग को याद रखनी। बाकी इस विकेट प्लंजर का भी आप लोग याद रख सकते हो, ये कितने का होता है आप लोग का? तो ये रहता है 10 बाई, एक सेकेंड, ये कितने का रहता है आपका? ठीक है भाई, 10 बाई 50 mm का, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट की हम लोग बात करें तो हम लोग अपना इसका पार्टिकल साइज चेक करने के लिए करते हैं। सीमेंट का जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल साइज़ को चेक करने के लिए करते हैं। इसके लिए हम लोग सीव मेथड अपना परफॉर्म करते हैं एक, और एक हमारे पास होता है नर्स एंड ब्लेनी मेथड होता है, ठीक है। तो नर्स एंड ब्लेनी मेथड होता है, और एक हमारे पास सीव मेथड होता है। सीव मेथड में आप लोगों से पूछा जाता है कितने माइक्रोन की सीव यूज़ करते हो, तो याद रखना 90 माइक्रोन की सीव यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? तो फाइननेस ऑफ सीमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो सीमेंट का फाइननेस चेक करने के लिए। दूसरी चीज़ आप लोगों से पूछेगा इसकी यूनिट, ठीक है। तो फाइननेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम या सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम जो पार्टिकल्स हैं उनका कितना सरफेस एरिया है वो देखेंगे, या फिर 1 ग्राम पार्टिकल जो सीमेंट के उनका सरफेस एरिया कितना है वो हम लोग देखेंगे, राइट। चलिए इसके साथ ही हम लोग बात करें, अच्छा एक और रह गया इसमें, ये भी याद रखना है यार, वेंगर टर्बुडिटी मेथड। देखो इसको आप कंफ्यूज हो सकते हो इस नाम से, जब ये वेंगर, ठीक है,
वेंगर टर्बुडिटी जब वो बोलेगा तो आप इससे चले जाओगे अपने इन्वायरमेंट में कि ये तो होगा नहीं, बट याद रखिएगा इसका हम लोग अपना जो है फाइननेस ऑफ सीमेंट के लिए करते हैं। अब उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछेगा ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बताओ कितनी आप लोग की जो है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, तो 2250। रैपिड हार्डनिंग का कितना होता है, तो ये होता है 3250। और लो हीट सीमेंट का कितना होता है, 3250। पीपीसी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का 3000। हाई एलुमिना सीमेंट का 2250, ठीक है। और जो आप लोग का सुपर सल्फेट सीमेंट होता है इसका होता है 4000। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है कि किस सीमेंट का जो है वो कितना स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, साउंडनेस टेस्ट की बात करते हैं। तो साउंडनेस जो होती है लाइम की, वो साउंडनेस ऑफ सीमेंट जो होता है वो लाइम की वजह से, मैग्नीशिया और सल्फर की वजह से होता है। इसको याद रखने की ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है LSM करके, कि साउंडनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है, लाइम की वजह से होती है सर, सल्फ़र की वजह से होती है और मैग्नीशिया की वजह से होती है, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि जो हमारे पास साउंडनेस होती है, अगर लाइम की वजह से बात करें तो हमारे पास ली चैटलियर एपरेटस होता है, ली चैटलियर एपरेटस, जिससे हम लोग मेजर करते हैं अपना, ठीक है। बात करें लाइम और मैग्नीशिया दोनों के कंबाइन की वजह से, तो दोनों का कंबाइन जो हमारे अनसाउंडनेस होती है उसको मेजर करते हैं ऑटोक्लेव से, ठीक है। और सल्फ़र की वजह से हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते साउंडनेस, ध्यान रखिएगा, बट होती हमारी जो है वो तीनों की वजह से। इसके बाद बात करें हम लोग, तो साउंडनेस हमारे पास डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी होती है, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी होती है, बट अनसाउंडनेस जो होती है, अनसाउंडनेस वो अनडिज़ायरेबल होती है। अब ये क्या चीज़ है सर, तो अनसाउंडनेस का मतलब होता है कि सीमेंट अगर हमारे पास हमने जो है अपना सीमेंट का पेस्ट बना के मोर्टार के हमने कंक्रीट के साथ रख दिया, उसके बाद अगर उसका वॉल्यूम जो है वो श्रिंक कर रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वो अनसाउंडनेस है। और अपने उसने वॉल्यूम को मेंटेन करके रखा हुआ है तो वो हमारे पास साउंडनेस है। तो हम ये चाहते हैं कि अपने वॉल्यूम को मेंटेन रखें, तो वही तो हम लोग चाहते हैं, तो ये डिज़ायरेबल हुआ, तो इसका मतलब साउंडनेस जो है वो डिज़ायरेबल है। बट अनसाउंडनेस जो है वो अनडिज़ायरेबल, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आप लोग का श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा, ठीक है। श्रिंक ही करता है, स्वेल भी कर जाता है, ठीक है, ध्यान रखना आफ्टर सेटिंग। तो सबसे पहले ली चैटलियर मेथड है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया ली चैटलियर मेथड जो होता है हमारा, हम इससे अपनी साउंडनेस मेजर करते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू लाइम, ठीक है, लाइम की वजह से। और क्या याद रखना, इसमें जो मोल्ड होता है उसका डाया कितना होता है, 30 mm। ये हमारे पास मोल्ड होता है, इसका डाया कितना होता है हमारे पास, 30 mm। इसकी जो आर्म होती हैं, ये आर्म जो है हमारे पास, इनकी लेंथ कितनी होती है, 165 mm, याद रखिएगा, ठीक है। और जब हम इसको क्या करते हैं, इमर्स करके रखते हैं, तो इमर्स करने के बाद जो है इसमें जो एक्सपेंसन है, इसकी ये दो आर्म्स हैं, इनके बीच जो एक्सपेंसन है ये हमारा 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो लिखा होगा, द डिफरेंस इन द रीडिंग इन बोथ द पार्ट ऑफ टेस्ट शुड नॉट एक्सीड 10 mm फॉर ओपीसी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए ये जो हमारा गैप है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी कई सीमेंट के लिए टेस्टिंग होती है, बट आपको जो है सिर्फ याद रखना ओपीसी के लिए, क्योंकि यही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब याद रखना। इसके बाद आता है ऑटोक्लेव। अभी साउंडनेस जो है आप लोग का किसकी वजह से देगा, लाइम की वजह से भी और साथ में मैग्नीशिया, दोनों की वजह से हमको देने वाला है, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें याद रखना है कि इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, मोल्ड का जो साइज़ है वो आप लोग का 0.8% से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए, 0.8% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से, अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का आप लोग को दिखता है ऑटोक्लेव। इसके बाद आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हमारे पास किसका यूज करते हैं, सबसे पहले तो याद रखें कैलोरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट पोर्टलैंड एंड हाइड्रोलिक सीमेंट। तो जो हाइड्रोलिक सीमेंट है और लो हीट हमारे पास पोर्टलैंड सीमेंट है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो हीट ऑफ हाइड्रेशन को हम लोग मेजर करते हैं अपने कैलोरीमीटर से। कुछ इस तरीके का आप लोग के पास कैलोरीमीटर होता है, इसको आप देख सकते हो। उससे इंपॉर्टेंट है टेस्ट के रिजल्ट, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन और रेट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ पे बात करें, एक सेकेंड, ये जो है ये हमको बताएगा अमाउंट पे, ठीक है, अमाउंट के अकॉर्डिंग, और ये बताएगा हमको टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि बात करें रेट ऑफ हाइड्रेशन की, तो सबसे पहले कौन हाइड्रेट हो जाता है, तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन हीट ऑफ हाइड्रेशन करता है, तो वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर आता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, फिर आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, और फिर आता है हमारे पास डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ही मैंने आप लोग को बता रखा है, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, सबसे पहले आता है मेरे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, फिर आता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, फिर आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट।
ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग इसको बिल्डिंग मटेरियल में। तो फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे और ये फोर्थ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 3 पे आया प्लस ये 1 पे आया, 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4 वाला आएगा ना। तो देखो 3 और 1 वाले को जोड़ा तो कौन सा आया, 4 वाला। तो पहले 3 वाला आया, फिर 1 वाला आया, फिर आया 4, ठीक है। ये आपका हमेशा लास्ट में ही आएगा सेकंड वाला, ठीक है। इसमें देखो पहले 4 वाला आया, ये वाला 4 में से आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 3। तो पहले 4 नंबर वाला आया, फिर उसके बाद हमारे पास फर्स्ट नंबर वाला आया, और फिर हमारे पास जो है वो 3 नंबर वाला आया, ठीक है। और जो सेकंड नंबर वाला वो दोनों में ही लास्ट में आएगा, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप सबको पता होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड या स्टैंडर्ड मटेरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, जिसको हम यूनिट वेट में भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर करके, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें ऑफ होमोजीनियस सीमेंट पार्टिकल इज 3.15 और बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज कितना होता है 1440। तो डेंसिटी कितनी होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो इसीलिए बोलते हैं जब हम सीमेंट का टेस्ट करते हैं फिजिकल टेस्ट, तो आपने देखा होगा उसका जो कलर रहता है आप लोग का, वो आप लोग का रहता है ग्रेइस ब्लैक। सीमेंट का कलर जो होता है वो कैसा रहता है, ग्रेइस ब्लैक। दूसरा जब हम उसको फिंगर के बीच में रब करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, स्मूथ, ठीक है। तीसरी चीज़, जब सीमेंट के बैग में हम हाथ डालते हैं अपना तो हमें कैसा फील होता है, कूल, ठीक है। चौथा टेस्ट, जब आप सीमेंट को क्या करते हो, अपना फिजिकल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जब सीमेंट को आप लोग एक बाल्टी होती है पानी से भरी हुई, जब उसके अंदर डाल देते हो तो वो कुछ सेकंड के लिए तैरना चाहिए, उसके बाद डूब जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो इसकी डेंसिटी देखो कितनी है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी आप लोग की होती है, तो इससे तो ज़्यादा डेंसिटी तो सिंपल सी बात है ये हमारा सिंक ही करना चाहिए, तो सीमेंट हमारा सिंक करता है। और बात करें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो कितनी होती है 3.15, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, और आप लोग की डेंसिटी भी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये आप लोग का जो है वो मेजर जो करते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को अपना, उसके इक्विपमेंट का नाम याद रखिएगा, ली चैटलियर फ्लास्क। क्या नाम होता है, ली चैटलियर फ्लास्क। और हमने जो अभी मेजर करा था पीछे, जो हमने साउंडनेस मेजर करी थी लाइम की वजह से, तो वो ली चैटलियर एपरेटस था। तो ली चैटलियर एपरेटस है, और ये हमारे पास जो है वो ली चैटलियर फ्लास्क है। दोनों में डिफरेंस क्लियर रखिएगा, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मतलब सीमेंट का ही टेंसाइल स्ट्रेंथ है और एक तरफ हमारे पास जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, राइट। तो सबसे पहले आता है कि कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारे पास होता है स्टैंडर्ड ब्रेकवेट टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड, लिख देता हूँ, ब्रेकवेट टेस्ट। ये हम लोग परफॉर्म करते हैं अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालने के लिए सीमेंट की। इसमें जो हम लोग अपना सैंपल प्रिपेयर करते हैं उसमें सीमेंट सैंड का रेशियो कितना होता है, तो 1:3 का होता है। रेट ऑफ लोडिंग जो रहती है 1.3 से 2.4 न्यूटन पर mm² पर मिनट के अकॉर्डिंग रहती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 2.5 न्यूटन पर mm² मिलनी चाहिए आफ्टर 3 डेज, और हम लोग बात करें 2.5 न्यूटन पर mm² 7 डेज। तो 3 दिन में कितनी हमें मिलनी चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो वो 2 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए, और 7 दिन में जो है हमारे पास 2.5 से है, राइट। इस तरीके से हम लोग अपना परफॉर्म करते हैं, इसको देख सकते हो। बाकी बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्यूब प्रिपेयर करते हैं, जिसका साइज़ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया 7.06 सेंटीमीटर या 70.6 mm, ये देखने को मिलेगा आपको। लोडिंग रेट भी पूछी जाती कितना रहता है, तो 35 मेगा पास्कल रहती है आप लोग की पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। इट इज़ टेस्टेड इन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जो यूटीएम होता है आपका, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, ये आपने सबने लैब में देखी होगी अपने कॉलेज टाइम में, तो उसमें हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। बाकी साइज ऑफ क्यूब यहाँ पे इन्होंने mm में लिख के दे दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास सीजनिंग ऑफ टिम्बर। देखो यार, सीजनिंग ऑफ टिम्बर के भी हमारे पास मेथड होते हैं, बहुत तरीके के मेथड होते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ इस वजह से लेकर आया हूँ कि हम लोग कब बोलेंगे कि हमारी सीजनिंग ऑफ टिम्बर हो गई है। तो T4 टिम्बर होता है और T4 12 होता है, ठीक है। तो यानी कि जब हमारा 12% मॉइस्चर कंटेंट रह जाता है टिम्बर के अंदर, तो हम बोलते हैं कि हमारी टिम्बर का क्या है, प्रॉपर तरीके से जो है मॉइस्चर हो चुका है, ठीक है। सीजनिंग का मतलब ये होता है कि हमको रिड्यूस करना होता है उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट। इसके मेथड की बात करें तो एयर सीजनिंग होता है या फिर किल्न सीजनिंग होता है। एयर सीजनिंग में क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा अपना जो है वो एयर में उसको खुला छोड़ देते हैं, कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास। ये हमारे पास जो है एक रूफ होती है, ठीक है, इससे एयर हमारी पास हो जाती है, एक चैम्बर बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्लीपर लगे हुए होते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास जो है वो टिम्बर रखी हुई होती हैं और उनके बीच में हमारा गैप होता है, ठीक है, जहाँ से एयर हमारी सर्कुलेट होती है, और ये एयर सर्कुलेशन की वजह से इसका मॉइस्चर है वो ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। और जब 12 to 15% मॉइस्चर रह जाता है तो आप लोग का इससे हम लोग निकाल लेते हैं। ये इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिकल मेथड होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बस यही आप लोग का है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है किल्न वाला आप लोग का, इसमें आप लोग की रैपिड सीजनिंग हो जाती है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, टाइम कम लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारी हाइग्रोस्कोपिसिटी ऑफ वुड जो होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। बाकी इसमें जो हम लोग अपना किल्न होता है ये आप लोग समझ रहे होगे, वो सारी चीज़ें होती। तो ये जितने भी टेस्ट थे, ठीक है, वो सारे मैंने आप लोग को करा दिए, चाहे आपकी स्टोन हो, ठीक है, स्टोन मैंने आप लोग कराई, ब्रिक मैंने आप लोग करा दिया, ठीक है, सीमेंट के टेस्ट मैंने आप लोग को जो है वो करा दिए, ठीक है। इसके साथ हम लोग बात करें अपना, तो ये टिम्बर हमारे पास हो गई है। अब आप कहोगे सर एग्रीगेट रह गया, तो इस एग्रीगेट को डिस्कस करूँगा मैं आप लोगों से हाईवे में, ठीक है, हाईवे में जो इसके हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास रह गया, बाकी सब्जेक्ट वाइज जो है जितने भी टेस्ट हैं वो सारे मैं आप लोगों को करा दूंगा, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा, सिविल इंजीनियर तो सब्सक्राइब करो यार, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है फ्री। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सब कुछ आप लोगों को सिविल मास्टरमाइंड कोर्स के अंदर देखने मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।